नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम क्लास कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए और मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे थे। 2 मॉक टेस्ट हम लोग कर चुके थे। ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरा मॉक टेस्ट, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप कहाँ जाएँगे? आप जाएँगे हमारे एप्लीकेशन में। वहाँ से आप इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। सबसे पहला सवाल जो है, इसको ध्यान से पढ़ो और समझो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन दिया है और कारण दिया है और फिर कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। क्या ये बात सही है? ठीक है। कारण में क्या कह रहा है? वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पराजित चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं हुआ था। ये गलत हो जाएगा। यानी ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। अब आ जाओ सेकंड में। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? एक तरफ निबंधकार दिए हैं और दूसरी तरफ निबंध दिए हैं और ये प्राचीन कालीन इतिहासकार हैं, निबंधकार हैं। तो अब इनमें से आपको सही मिलान करना है, यानी सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देवण भट्ट ये किससे संबंधित हैं? हिमाद्री किससे संबंधित हैं? माधवाचार्य और बल्लाल सेन ये किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर देवण भट्ट को आप मैच करा दो स्मृति चंद्रिका से, यानी ए का हो जाएगा चौथा, ए का 4 और हिमाद्री को आप मैच कराओ चिंतामणि से, तो बी का हो जाएगा तीसरा। फिर आ जाओ माधवाचार्य जी के पास, तो माधवाचार्य जी को दान सागर और पराशर माधव बचाए, तो इनको मैच करा दो पराशर माधव से, यानी बी ऑप्शन सॉरी बी नहीं बल्कि यहाँ पर होगा सी। सी मैच कर जाएगा दूसरे से। और इसके बाद जो बचे हैं सेन साहब यानी बल्लाल सेन, इनको आप मैच करा दो 1 से, यानी डी हो जाएगा 1, ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। ये तो कोई ऑप्शन है नहीं। 4 3 2 1 देखो ज़रा और आगे बढ़ते हैं 4 3 2 1 डी ऑप्शन सही हो जाएगा 4 3 2 1 ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के क्रम में सही है? यानी कालानुक्रमिक रूप से आपको सजाना है और ये घटनाएं दी हैं मार्ले मिंटो सुधार, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, जलियांवाला बाग त्रासदी कांड। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जब तक ईयर्स नहीं पता होंगे ऐसे सवाल नहीं कर पाएंगे आप। एक यहाँ देखो, सबसे पहले मार्ले मिंटो मैंने आपको पढ़ाया था। मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 में आया था, अधिनियम बन के आया था। इसके अलावा जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कांड ये 1919 में हुआ था। ठीक है, ये 1909 है, ये 1919 है। और क्या दिया है? गांधी इरविन, ये भी आपको पता होगा। गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था। और दिया है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव ये 1940 में हुआ था। ठीक। तो पहले आ जाएगा मॉर्ले मिंटो, फिर आएगा जलियांवाला बाग, फिर आएगा गांधी इरविन और अगस्त प्रस्ताव। तो देख लो, मॉर्ले मिंटो पहले आया, गांधी इरविन यहाँ पर गलत हो जाएगा। मॉर्ले मिंटो के बाद आना चाहिए जलियांवाला बाग, फिर गांधी इरविन, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव। सी ऑप्शन सही होगा। बात समझ पा रहे हो? और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। चौथा क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि एक तरफ पुस्तकें दी हैं, दूसरी तरफ रचयिता दिए हैं। मैच करा डालो। सबसे पहले ये सबसे सिंपल दिख रही है आनंद मठ, आप सबको पता होगा। आनंद मठ को मिला दो बंकिम चंद्र चटर्जी से। इंडिया 2020 ये लिखा है प्राइस ऑफ पार्टीशन, प्राइस ऑफ पार्टीशन को आप मिला दो रफीक जकारिया से। याद रखना ये सवाल पुस्तक कई बार पूछी गई है। और बी का हो जाएगा चौथा, यानी ए का हो गया 3, बी का हो गया 4। अब आ जाओ इंडिया 2020, इसको मिला दो अब्दुल कलाम साहब से। सी का हो जाएगा पहला। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन इसको मिला दो गिल साहब से, यानी डी का हो जाएगा दूसरा। तो 4 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाओ, 3 4 1 2 3 4 1 2 सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। एक और आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 5वें में आ जाओ। फिफ्थ में कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन है, दूसरा कारण है। कह रहा है बताओ कि इसमें से कौन सही है, सही उत्तर का चयन करो। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था। क्या ये बात सही है? ठीक है। कारण में कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता
किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। जस्ट वेट, इसको फिर से पढ़ो ज़रा। पहला तो सही है, लेकिन कारण को एक बार फिर पढ़ो। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था। ये गलत होना चाहिए। कारण सही है, सॉरी, कथन सही है और कारण गलत है। यानी ए सही है, आर गलत होना चाहिए। ए सही है, आर गलत होगा। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, पांचवे का सी। और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 को ध्यान से देखो। 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व तो इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है। सभी पदों के लिए उनके अतिरिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञापरक किया जाना, ये भी बात सही है। अब निर्वाचन 5 साल में होते ही होते हैं। पहले ये ढीला-ढाली हुआ करती थी। पंचायत में 1/3 पदों पर महिलाओं का सांविधिक प्रतिनिधित्व है। क्या ये बात सही है? पंचायत में हाँ, ठीक है, ये बात तो सही है। महिलाओं का 1/3 है। फिर चौथे में कह रहा है कि पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक होना चाहिए, ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। ऐसा नहीं कहा गया है। ये गलत है। 1992 का जो अधिनियम आया है, पंचायती राज संबंधी, उसमें ये बात नहीं कही गई है। डी ऑप्शन गलत होगा। 7th में आ जाओ ज़रा। 7वें को ध्यान से देखो। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। कहाँ पे की गई है? कौन से आर्टिकल में? यहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। जस्ट वेट, देखो। आर्टिकल मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। एक आर्टिकल है 330, एक आर्टिकल है 331, एक आर्टिकल है 330, एक आर्टिकल है 333। ये चारों आर्टिकल्स रटे होने चाहिए आपको। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। 330 में क्या है? इसमें है लोकसभा, एलएस मतलब लोकसभा में एससी और एसटी, एससी एसटी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनका आरक्षण। अब आ जाओ 331 में। यहाँ पर लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण दिया गया है, लेकिन अब ये एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया था। अब आ जाओ 332 में। आर्टिकल 332 में क्या है? यहाँ पर है विधानसभाओं में, अभी लोकसभा था, अब आ जाओ विधानसभा में। तो विधानसभा में 332 में दिया गया है कि यहाँ पर आरक्षण, ठीक है। और 333 में क्या है? 333, विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, लेकिन ये भी खत्म कर दिया गया है, विधानसभा और लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण। तो खैर, ये चारों आर्टिकल्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? 7th में कह रहा है कि बताओ मुझे लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है? तो आर्टिकल 330। यहाँ पर देखो, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए व्यवस्था की गई है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 8वां देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति बनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। नो फर्स्ट यूज, इस नाभिकीय नीति को अपनाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा बिहारी साहब, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है। 8वें का हो जाएगा बी ऑप्शन। और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाओ। 9 में क्या कह रहा है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। पढ़ो इसको। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई, उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग ही किया है। ये भी बात सही है ना? अनायास ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था, जिससे राज्य की सरकार गिरा दी जाती थी। तो खैर, ये बातें हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं। अर्थात जरा इसको एक साथ पढ़ो। क्या ये सही व्याख्या कर रहा है? इसके लिए आपको एक साथ दोनों स्टेटमेंट पढ़ने होंगे। यहाँ बीच में क्योंकि लगा के। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है, उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग ही किया है। ये बात सही है। अर्थात ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 9th का। ठीक है। और आगे बढ़ें। 9th के बाद अब आ जाओ 10th में। 10वें को ध्यान से देखो। कह रहा सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र।
ये संबोधित होता है किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को संबोधित होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 में देखो क्या कह रहा है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, यानी कौन सा समूह है, किस आयु वर्ग के लोग होते हैं जो आश्रित होते हैं? तो आश्रित बच्चे होते हैं, इसके अलावा आश्रित बुजुर्ग भी होते हैं, है ना? हमारे घरों में बुजुर्ग लोग जब हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आश्रित हो जाते हैं। तो बुजुर्ग ये आश्रित हो जाते हैं। लेकिन जैसे आप अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप एक तरह से आश्रित नहीं हो। आप चाहो तो जॉब लेके और पैसे से कमा सकते हो। ठीक, तो कुल मिला के बच्चे और बुजुर्ग। अब इसमें एज फैक्टर क्या होता है? एज फैक्टर याद रखना, चूंकि यही सवाल पूछे जाते हैं। आश्रित आबादी, आश्रित आबादी, आश्रित आबादी की अगर हम बात करें तो 0 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं वो आश्रित होते हैं, और इसके अलावा 65 साल या उससे ऊपर के लोग जो हो जाते हैं वो भी आश्रित के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर आंसर डी होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह है जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? 0 से 14 वर्ष का आयु समूह। ठीक है, और अगर 65 से ऊपर हो तब भी आप आश्रित के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, कार्यशील आबादी के अंतर्गत कौन आ जाता है? कार्यशील आबादी के अंतर्गत 15 से लेकर 64 साल के लोग आ जाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। 12 में क्या कह रहा है? भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 नहीं होती है, ये गलत दिया है। जहां वर्षा होती है लगभग लगभग उष्णकटिबंधीय शुष्क की बात कर रहा है, लगभग लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला गलत है। ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं, नहीं ये नहीं पाए जाते हैं। तराई में तो शुष्क नहीं पाए जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ना तो एक ना ही दो। 12 का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, मैं लिए चलता हूँ आपको 13 में। कह रहा है कौन सी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? प्राणहिता ये महानदी की नहीं है। प्राणहिता फिर किसकी है? प्राणहिता है गोदावरी की। ये गोदावरी की सहायक नदी है। ए गलत है, हेमावती कावेरी की है। ठीक है, मालप्रभा कृष्णा, मजरा गोदावरी, ये बात सही है। 14 देखो, 14 में क्या कह रहा है? इसमें कहा है कि तेल शोधक कारखाने एक तरफ दिए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिया है। नुमालीगढ़ को आप कहाँ मैच कराओगे? सम से मैच करा दो। पाका को कहाँ मैच कराओगे? इसको मैच करा दो आंध्र प्रदेश से। कोयली को कहाँ से मैच कराओगे? इसको करा दो आप गुजरात से। और बरौनी को करा दो बिहार से। ठीक है, तो 4, 3, 2 और 1। देखो जरा, 4, 3, 2, 1 कोई ऑप्शन है? 4, 3, 2, 1 डी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? और आगे बढ़ें। 14 के बाद 15 देखो। 15 में कह रहा है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? विक्टोरिया जलप्रपात ये किस नदी से संबद्ध है? ये जाम्बेजी से है। डी ऑप्शन सही होगा, जाम्बेजी नदी। 16 में आ जाओ। 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प की पहचान करो। बजटीय दस्तावेज में कुल राजस्व व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय मदों में बांटा जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ ठीक है। योजनागत व्यय योजनागत राजस्व व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से है। ये भी बात सही है। योजनागत व्यय के प्रमुख मदों में ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा सेवाएं, उपादान वेतन और पेंशन आते हैं। जस्ट वेट, ये तीसरा पढ़ो एक बार फिर से। योजनागत व्यय के प्रमुख मदों में ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा सेवाएं, उपादान वेतन, पेंशन आते हैं। योजनागत क्या यहाँ पर सही है? पहला तो सही होगा। ठीक है, दूसरा भी सही होगा। यहाँ ये गलत हो जाएगा। योजनागत व्यय की जगह यहाँ पर हो जाएगा ब्याज अदायगी के मामले में गैर योजनागत। तो एक और दो सही होने चाहिए, 1 एंड 2। 16 का एक और दो। 17 में आ जाओ। 17 क्या कह रहा है? बैंकों को अल्पकाल में कुछ कोष तरल रूप में रखना अनिवार्य होता है, इसे हम कहते हैं एसएलआर। और एसएलआर अगर कहें तो हम हिंदी में कह सकते हैं वैधानिक
तरलता अनुपात। ठीक है? वैधानिक तरलता अनुपात, ए ऑप्शन। 18 देखो, 18 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? ये भौतिक परिसंपत्तियों का है। सी ऑप्शन, भौतिक परिसंपत्तियां। 19 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि एक तरफ एसडीजी दिए हैं यानी सतत विकास लक्ष्य दिए हैं, दूसरी तरफ लक्ष्य का क्षेत्र दिया है। मैच करा डालो। लक्ष्य एक को आप मैच करा दो गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना यानी गरीबी उन्मूलन से। ये दिया है लक्ष्य 3, इसको आप मैच करा दो अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से। लक्ष्य 4 को मैच करा दो आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, और 6 को मैच करा दो स्वच्छ जल और स्वच्छता से। यानी ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा पहला। ठीक है? देखो इसमें कौन सा आंसर है। ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, और बी का मैंने क्या बताया था? बी का बताया था 4, तो 3 4। सी का हो जाएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सी का हो जाएगा 2, यानी कि सी का 2, तो बी ऑप्शन सही होगा, डी का हो जाएगा 1। ठीक। अब यहाँ पर आओ, क्वेश्चन नंबर 20। 20 को याद रखना, सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा उद्योग है जो सिलसिला त्रासदी से संबंधित है? ये सिलसिला त्रासदी से संबंधित है पावरलूम, कपड़ा उद्योग, याद रखो। और ये जो सिलसिला त्रासदी आई थी, ये स्टेट भी पूछा जाता है, तेलंगाना। और अगर आपसे पूछे शहर बताओ तेलंगाना में, सिरशिला शहर। ठीक है, इसको याद रखना, तेलंगाना का है ये। तो 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन, पावरलूम, कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट देखो 21, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है सरकार ने पुलिस सुधारों पर पूर्व आयोगों या समितियों की सिफारिशों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया है? क्या बता सकते हो? ये हैं मुशाहरी साहब, आर एस मुशाहरी। यानी 21 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 22 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अर्का नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र में किस नाम से एचपीसी सिस्टम स्थापित किया है? इसका नाम है, एक मिनट, अरुणिका। 22 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि परियोजना एक है दंतक, इसके बारे में विचार कीजिए। सीमा सड़क संगठन की प्रतिष्ठित परियोजना दंतक ने 2026 को भूटान की राजधानी थिम्पू में अपना 66वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया है। क्या ये बात सही है? ठीक है। इस परियोजना ने 1961 में अपना सॉरी इस परियोजना ने 1961 में स्थापना के बाद से भूटान में 65 वर्षों की समर्पित सेवा का महत्वपूर्ण पड़ाव भी पूरा किया है। ये भी बात सही है। परियोजना दंतक भूटान में पहली मोटर योग्य सड़क के निर्माण से लेकर आधुनिक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास तक देश में सड़क संपर्क और प्रगति की मजबूत नींव बनकर उभरी है। ये भी बात सही है। सारे के सारे सही हो जाएंगे। 23 का 1 2 3 यानी सी ऑप्शन। ठीक है। 24 देखो, कह रहा है भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कहाँ पर दिन और रात दोनों समय आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के लिए सक्रिय किया है? ये पूर्वांचल है या फिर गंगा है या फिर यमुना है या फिर अटल एक्सप्रेसवे है? आंसर इसका क्या होगा? 24 का हो जाएगा ए ऑप्शन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 में कह रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनियमन 2026 के बारे में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम 2025 को संसद के द्वारा अगस्त 2025 में पारित किया गया है। ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। ये भी बात सही है। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन नियम 2026 तैयार किए गए और इन्हें 1 मई 2026 से लागू किया जाएगा। ये भी बात सही है। यानी कि यहाँ सारे सही हो जाने चाहिए, डी ऑप्शन। ठीक है। 26 देखो, कह रहा है भारत के प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण पारिस्थितिकी तंत्र के ढांचे के भीतर निम्नलिखित में से कौन सीईएमआई एलएसी के
कार्यक्षेत्र कार्यात्मक क्षेत्र की सही पहचान करता है। ये करता है रक्षा प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य। ए ऑप्शन सही होना चाहिए। 26 के बाद आ जाओ 27 में। कह रहा है अभी हाल ही में 2026 में एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन हुआ और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। तो ये भारत मंडपम में किया गया था। कह रहा है मुझे बताओ निम्नलिखित 3 बुनियादी स्तंभ इसमें कौन से थे? एक था जन, फिर है पृथ्वी और इसके अलावा है प्रगति। यहाँ पर प्रयास नहीं है, ये गलत है। 3 स्तंभ अगर आपसे पूछे तो कौन-कौन से हैं? जन है, पृथ्वी है और प्रगति है। यानी 1, 2 और 3 सी ऑप्शन। ठीक है? 27 का। 28 में चलें? 28 क्या कह रहा है? भारत के स्वदेशी क्लाउड इकोसिस्टम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2014 में की गई थी। इसके बाद फिर ये जो क्लाउड है इसे मेघराज कहा जाता है। इसके बाद फिर मेघराज 2.0 की शुरुआत हुई है। ठीक है? 28 का हो जाएगा ए ऑप्शन 2014। 29 देखो, कह रहा है भारत में निर्मित पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन-सा है? बता दीजिए। अप्सरा है, सी ऑप्शन। 29 के बाद 30 में चलो। 30 में कह रहा है परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र ये कहाँ स्थापित हुआ है? ये हुआ है इंदौर में, डी ऑप्शन। ठीक। 31 क्या कह रहा है? दक्षिण एशिया उपग्रह के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कर लो। दक्षिण एशिया उपग्रह जीसैट 9 2230 किलोग्राम का एक भू-स्थिर संचार उपग्रह है। ठीक है। यह अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान को कवर करता है। ये गलत हो जाएगा। सेकंड। तीसरे में कह रहा है इसे 2017 में श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी एफओ-9 रॉकेट के द्वारा सार्क क्षेत्र के पड़ोसी देशों के लिए लॉन्च किया गया था। ये भी बात सही है। तो 1 और 3 सही होना चाहिए। ठीक है। 31 का 1 और 3 यहाँ पाकिस्तान नहीं शामिल है। 32 देखो। 32 में कह रहा है मिशन सुदर्शन चक्र इसके संबंध में सही विकल्प देख लो कौन से हैं। प्रधानमंत्री जी ने 79th स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा करी थी। ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य है दुश्मन की सैन्य घुसपैठ को निष्क्रिय करना और भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना। ये बात सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है। 33 में आ जाओ। 33 क्या कह रहा है? एक नारा है जय जवान जय किसान। यहाँ तक तो सबको पता होगा। फिर जय विज्ञान इसमें जोड़ा गया और अब इसमें जय अनुसंधान जोड़ दिया गया है। ये किन प्रधानमंत्रियों को जोड़ता है? अर्थात ये पूरा नारा कौन-कौन से प्रधानमंत्रियों को आपस में जोड़ता है? लाल बहादुर शास्त्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने और नरेंद्र मोदी जी का भी इसमें योगदान है। 1 और 3 1, 2 और 3 डी ऑप्शन। 33 का डी। 31 में आ जाओ। सॉरी 33 हो गया। 34 में आ जाओ। 34 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आईपीआर नीति इसे तैयार करने के लिए मंत्रालय कौन-सा जिम्मेदार है? इसे तैयार करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जिम्मेदारी निभाता है। यानी 34 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 35 क्या कह रहा है? सही विकल्प की पहचान कर लो। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 12 जुलाई 2006 को गठित हुआ था। सही है। 12 जुलाई 2006 भारतीय सांख्यिकी संस्थान को 17 दिसंबर 1931 को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी बात सही है। जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी विद्युत इसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है क्या? नहीं। इसे रखा गया है समवर्ती समवर्ती सूची में। तो ये गलत है। 1 और 2 सही होगा। सी ऑप्शन। 35 का सी। ठीक है। 36 में आ जाओ। 36 में कह रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे? 36। ठीक। इसको ध्यान से देखो। कह रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे जब उन्होंने 1928 में गलती से पेनिसिलिन की खोज कर ली थी? ये था स्टैफिलोकोकस। ए ऑप्शन। 37 देखो। कह रहा है मेथेनोजेन क्या है? ये नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु हैं? नहीं, गलत हो जाएगा। सेलुलोसिक सामग्री पर अवायवीय रूप से विकसित होते हैं ये और CO2 H2 के साथ बड़ी मात्रा में CH4 का ये उत्सर्जन करते हैं। ये बात सही है। बी ऑप्शन।
38 में आ जाओ। कह रहा है देश भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किस पहल के अंतर्गत भारत के उभरते टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की नींव 2015 में रखी गई थी? एक बार इसको फिर से पढ़ो। कह रहा है देश भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके किस पहल के अंतर्गत भारत के उभरते टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की नींव 2015 में रखी गई थी? ये है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। क्या ये बात सही है? 38 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अब आ जाओ 39 में। कह रहा है राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन, इस मिशन को कौन सहायता कर रहा है? इसे कर रहा है विश्व बैंक। ये विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एक मिशन है। ठीक है। 40 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ कौन सी पनडुब्बी है जो भारतीय परमाणु पनडुब्बी नहीं है? रितामन है, परमाणु पनडुब्बी, अरिघात भी है, अरिशोधन भी है, लेकिन अरिपू नहीं है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ये रिवीजन करते रहना, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में प्रैक्टिस सेट में आपको कराए गए हैं। अब यहाँ पर आ जाओ 41 में। क्या कह रहा है? भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग को देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक नीतिगत सहायता तैयार करने और उसे लागू करने के का दायित्व सौंपा गया है। विभाग ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पॉलिसी रिसर्च सेंटर की स्थापना की? ये सवाल पूछ रहा है। तो बता दो 10वां है, 11वां है, 12वां है या फिर 8वां है? ये है 12वीं पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन। 42 में क्या कह रहा है? सही विकल्प देख लो और पहचानो कौन सा सही है। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति अधिसूचित की गई थी क्या? बिल्कुल सही है। अपतटीय पवन ऊर्जा विकास के लिए नोडल मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी बात सही है। डेनमार्क में पहली अपतटीय पवन टरबाइन चालू की गई थी। ये भी बात सही है। सारे सही हो जाएंगे डी ऑप्शन। 42 का डी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 43 में। कह रहा है मुझे बताओ मिनी जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या है? क्या बताओगे आप? आप बताओगे 101 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक। ठीक है। 44 में क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ कौन सा ये तत्व इनमें से तत्व है जो परमाणु ईंधन के रूप में नहीं आता है या काम नहीं करता है या परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसमें कैडमियम है। थोरियम परमाणु ईंधन के रूप में काम करता है, प्लूटोनियम भी काम करता है, यूरेनियम भी काम करता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक। 45 क्या कह रहा है? कह रहा है Y2K, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। Y2K कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा। ये वर्ष 2000 को दर्शाता है। वर्ष 2000 में जो कंप्यूटर से जुड़ी समस्याएं थीं उसको दर्शाता है। तो ये तो सही है। गठिया यूरिक एसिड, ये भी बात सही है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से संबंधित है, ये भी बात सही है। परम 10,000, ये मिसाइल नहीं है, ये गलत है। ये परम 10,000 क्या है? सुपर कंप्यूटर। तो डी गलत हो जाएगा। अब आ जाओ 46 में। 46 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड में हुए वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स सॉरी यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में हुए वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये जनाब है संतोष कुमार। याद रखो। 46 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 47 में क्या कह रहा है? सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान की जाती है और उसकी मात्रा को मापा जाता है? मोटर वाहन जैसे ही आ गए हैं, मोटर कार आ गए हैं, तो यहाँ पर CO आ जाएगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड। सी ऑप्शन। 47 का सी। 48 क्या कह रहा है? 48 में कहा गया है कि मुझे बताइए Rio 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट देखो 49। किसी जीव का पारिस्थितिकीय निकेत किससे संबंधित है? किसी जीव का जो पारिस्थितिकीय निकेत होता है वो संबंधित होता है जीव के विशिष्ट प्राकृतिक वास से। ये ऑप्शन सही होना चाहिए। अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध से या विभिन्न परिस्थितियों में जीव किसी जीव जाति की नाना विधि उपस्थिति से या फिर सभी अन्य जीवों के साथ इनकी अन्योन्य क्रिया से। आंसर होगा ए ऑप्शन, जीव के विशिष्ट प्राकृतिक वास से। ठीक है। 50 देखो। 50 क्या कह रहा है? कहा गया है कि बायोनॉमिक्स के बारे में बताओ कौन सा सही है? यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, बिल्कुल सही है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर जोर देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। ये भी बात सही है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंध। ये गलत हो जाएगा। बायोनॉमिक्स इसका सीधा सा मतलब होता है जीवन के नियम।
यहाँ पर नियम होना चाहिए। एक गलत है, 2 और 3 सही होना चाहिए। 51 देखो, 51 कह रहा है भारतीय वन महाविद्यालय, इसका परिवर्तित रूप क्या है? पहले इसे कहा जाता था भारतीय वन महाविद्यालय। अब आजकल इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पारिस्थितिकी केंद्र नहीं कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू वन संस्थान नहीं कहा जाता है, देहरादून वन संस्थान भी नहीं कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री फॉरेस्ट सर्वे संस्थान भी नहीं कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंदिरा गांधी, जस्ट वेट मैं इसको राइट में करता हूँ। इसे कहा जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। राष्ट्रीय वन अकादमी, ई ऑप्शन सही होगा। 50 सेकंड में आ जाओ। कह रहा है भूमंडलीय तापन का विचार विमर्श, भूमंडलीय तापन या विचार विमर्श के विश्व पर्यावरण सम्मेलन का 1997 का जो सम्मेलन हुआ था, वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है क्योटो से। ठीक है, 52 का हो जाएगा 50 सेकंड का डी ऑप्शन। इसके बाद 53 देखो, 53 में कह रहा है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में कौन से सही है, ये बताओ। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है, ये गलत है। ये घोषित किए गए हैं 1986 1986 के एक्ट के द्वारा, और ये 1986 का एक्ट कौन सा है? ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पहला तो गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर, नहीं कृषि को नहीं, ये भी गलत है। केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, सभी क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ना तो एक होगा ना ही दो होगा, डी ऑप्शन। 53 का डी। 54 देखो, कह रहा है ओजोन क्षेत्र एक क्षेत्र है जो कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर है, बिल्कुल सही है। जो मुख्य रूप से सीएफसी गैसों के कारण होता है, ये भी बात सही है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अंटार्कटिका के ऊपर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ये गलत हो जाएगा। अंटार्कटिका, यहाँ पर लिखा है आर्कटिक के ऊपर स्थित है। अंटार्कटिका ये था, ये आर्कटिक है, आर्कटिक है तो ये गलत हो जाएगा, है ना। और ये भी आर्कटिक लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। मुख्य रूप से CO2 के कारण होता है, तो ए ऑप्शन सही होना चाहिए 54 का। 55 देखो, 55 जंगलों का नाश, शहरीकरण का बढ़ता प्रदूषण, सभी का कारण क्या है? सभी का एक ही कारण है, ये जो आबादी फैल रही है, आबादी कम कर दो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ाएँगे, उतने ही ज़्यादा हमें भूमि चाहिए। जैसे मान लो एक बच्चा पैदा हुआ, उसके लिए घर भी तो चाहिए। तो अगर उसके लिए घर चाहिए तो भूमि तो उतनी है, ऐसा तो है नहीं भारत चाइना की ज़मीन कब्जा लेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अब उसके लिए अगर ज़मीन चाहिए घर बनाने के लिए, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? जंगल के भीतर घुसना पड़ेगा, पेड़-पौधों को काटना पड़ेगा। है। तो जंगलों का नाश, शहरीकरण, बढ़ता प्रदूषण, ये सब अगर कम करना हो, तो ये जो डी ऑप्शन है, इसको नियंत्रित करो। 56 में आ जाओ। एनडीएमए के बारे में सही विकल्प की पहचान कर लो। एनडीएमए में एक अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं। ये तो बात सही है। अध्यक्ष में से अध्यक्ष सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष को नामित करता है, ये भी बात सही है। सभी जो सदस्य होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ये गलत है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ये गलत हो जाएगा। एक और दो सही होगा, डी ऑप्शन। 57 में क्या कह रहा है? कह रहा है डीडीएमए में एक अध्यक्ष सहित और कितने सदस्य होते हैं? देखो, डीडीएमए यानी ये जिला प्राधिकरण की बात कर रहा है, ठीक है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो यहाँ पर तो आपने पढ़ा होगा, एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं, और ये अनधिक होते हैं। अनधिक यानी 7 से अनधिक होने चाहिए। 58 देखो क्या कह रहा है? कह रहा है किन शहरों में उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की इकाइयां नहीं है? गाजियाबाद में तो है, वाराणसी में भी है, कानपुर में नहीं है, ना ही मेरठ में है। तो 3 और 4 सही होना चाहिए। कह रहा है कहाँ पर नहीं है? कानपुर, और कानपुर के अलावा मेरठ। 59 देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ में मौसम विज्ञान वेधशाला स्थापित करी गई थी?
क्या बताओगे आप? किस वर्ष लखनऊ में मौसम विज्ञान वेधशाला उसको एस्टैब्लिश किया गया था? 1594, सी ऑप्शन। ये लिखा हुआ है एनडीएमआईएस। एनडीएमआईएस को कहते हैं नेशनल डिजास्टर। एम का मतलब हो जाएगा मैनेजमेंट, आई फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट लिखे दे रहा हूं मैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। आई एस का मतलब क्या होगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। आपसे पूछ रहा है एम का अर्थ बताओ। एम मतलब हो जाएगा मैनेजमेंट, सी ऑप्शन। 60 का सी। मैं लिए चलता हूं आपको 61 में। पुराने भवनों को भूकंपरोधी बनाने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? बता सकते हो आप? रिट्रोफिटिंग, बी ऑप्शन। 61 का बी। 62 में क्या कह रहा है? कह रहा है क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने की घटना। इसमें प्रति घंटा कितनी वर्षा हो जाती है? वर्षा का मानक क्या है? 100 एमएम से अधिक, 100 एमएम या उससे अधिक वर्षा हो जाती है। यानी इसमें सही उत्तर हो जाएगा 62 का 62 का बी। 63 में क्या कह रहा है? लातूर भूकंप 1993 किस क्षेत्र में आया था जिसे पहले स्थिर माना जाता था? ये आया था दक्कन के पठार में, बी ऑप्शन। 63 का बी। ठीक है। 64 देखो। कह रहा है मुझे बताओ भूस्खलन, ये जो भूस्खलन है, लैंडस्लाइड्स, इसकी निगरानी और मैपिंग के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? यह है जीएसआई, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता में है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ये पूछ दिएगा तो आप बताओगे खान मंत्रालय। ठीक है। खान मंत्रालय याद रखना, ये भी सवाल पूछा जाता है। या आपसे ऑप्शन में जीएसआई नहीं न दिया हो, यहाँ पर खान मंत्रालय दिया हो, तब भी आंसर खान मंत्रालय हो जाएगा। 65 में आ जाओ। कह रहा है भारत में बाढ़ पूर्वानुमान, फ्लड फोरकास्टिंग के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो फ्लड है, बाढ़ आ गई है तो इसके लिए केंद्रीय जल आयोग होगा, बी ऑप्शन। 65 का बी। ठीक है। 66 में आ जाओ। 66 को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है सामाजिक आर्थिक सूखे की मूल अवधारणा क्या है? बता दो। यह जल संकट को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और मांग से जोड़ता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कि यह अध्ययन सामाजिक समानता और न्याय पर सूखे के प्रभाव पर केंद्रित है। नहीं, ये गलत है। यह मुख्य रूप से सूखे के कारण होने वाली आर्थिक नुकसान का अध्ययन करता है। यह सूखे के कारण होने वाले दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। यह जल संकट को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और मांग से जोड़ता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 देखो। 67 में कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने ग्राम श्री एवं क्राफ्ट रूट्स प्रदर्शनी का आयोजन ये कहाँ पर किया है? लखनऊ में या फिर कानपुर में या फिर मेरठ या फिर कन्नौज में? ये आंसर होगा इसका कानपुर। याद कर लो। 68 में आ जाओ। 68 में क्या कह रहा है? 68 में कहा गया है कि मुझे बताइए 19 से लेकर 24 नवंबर 2025 के मध्य किस शहर में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? ये किया गया है लखनऊ में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। कौन से नंबर का है ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में इसका आयोजन किया गया है? तो आंसर होगा लखनऊ में। और आगे बढ़ो। 69 में आ जाओ। 69 में क्या कह रहा है? दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के चौथे संस्करण काशी तमिल संगमम इसका उद्घाटन किया है? यहाँ पर लिखा है काशी, आंसर हो जाएगा वाराणसी। 69 का बी ऑप्शन। ठीक है। 70 के पास चलो। 70 क्या कह रहा है? 26 दिसंबर 2025 की खबर है। कह रहा है 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धूल रहित थ्रेसर यानी भूसा धूल पृथक्करण यंत्र का नवाचार करने वाली बाराबंकी जिले की, ये जिला भी याद रखना कहाँ की है, बाराबंकी। बाराबंकी जिले की इस बालिका का नाम क्या है जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है? इनका नाम है पूजा पाल, बी ऑप्शन। पूजा पाल। 70 का बी के बाद आओ चलो चलते हैं 71 के पास।
कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर नेटवर्क की आर्द्र भूमि सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की है। यह अभयारण्य किस जिले में आता है? यहाँ पर लिखा है, जस्ट वेट, पटना पक्षी अभयारण्य। आपसे पूछ रहा है, मुझे बताओ ये किस जिले में है? तो बता दो, ये है एटा में। 71 का हो जाएगा ए ऑप्शन, 71 का। और आगे बढ़े, 72 में आ जाओ। 72 क्या कह रहा है? कहा गया है कि उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों में से कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त 2 गीगावाट से अधिक क्षमता हासिल करने के लिए डेटा सेंटर उद्योग को प्रोत्साहित करना, ये इसका लक्ष्य है। जस्ट वेट, इसको फिर से पढ़ो जरा, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों में से कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त 2 गीगावाट से अधिक क्षमता हासिल करने के लिए डेटा सेंटर उद्योग को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। ठीक है। राज्य की डिजिटल संरचना संरचना पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। ये भी बात सही है। हरित प्रौद्योगिकी के मामले में 2030 तक नए डेटा सेंटर्स में कम से कम 60% नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। ये गलत है। 60 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए 50%। तो 1 और 2 सही होना चाहिए। 1 मिनट, कह रहा है कौन सा गलत है? गलत पूछ रहा है ना? तो तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। 72 के बाद 73 देखो। 73 में कह रहा है कि सितंबर 2025 में यूपी में मुख्य रूप से ईसीएमपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 को किस किस लिए मंजूरी दी गई है? छात्रों के लिए खुदरा इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद पर सब्सिडी देना, ये इसका टारगेट है, या फिर घटक निर्माण, नवाचार, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना, या फिर तैयार इलेक्ट्रॉनिक्स की आयात पर प्रतिबंध लगाना, या फिर प्रोत्साहन को केवल बड़े समूहों तक सीमित करना। इसका बी ऑप्शन सही होगा। घटक निर्माण, नवाचार, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन, 73 का बी। ठीक है। और आगे बढ़ें, 74 के पास चलो। 74 में कह रहा है कि जिला जालौन के बारे में सही विकल्प बताओ। ये यमुना, बेतवा, पाहुज नदियों के किनारे नदियों से घिरा है, सॉरी। ये यमुना, बेतवा और पाहुज नदियों से घिरा हुआ है। जालौन की हम बात कर रहे हैं। 1583 में अकबर ने कालपी का दौरा किया और वह अब्दुल मातलूब खान के अतिथि बने थे। ये बात सही है। 1800 में कालपी अंग्रेजों के अधीन चला गया था। 1800 में नहीं गया था, 1806। बहुत सारे क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन चले गए थे, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 केवल सही है, ए ऑप्शन। ठीक है। 75 के पास चलें। 75, 75 को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है? कह रहा है, मुझे बताइए, बेतवा नदी के किनारे स्थित खदौरा गांव में एक रमणीय स्थान है जो कदम ऋषि के आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये किस जनपद में आता है? ये आता है हमीरपुर में। हमीरपुर। 76 में आ जाओ। सही विकल्प की पहचान कर लो। समसपुर पक्षी विहार 1987 में स्थापना हुई थी इसकी, बिल्कुल सही है। कहाँ पर है ये? रायबरेली में है, याद रखना। प्रदेश का पवित्र जलमऊ नगर यमुना नदी के तट पर बसा है। यमुना नदी के तट पर नहीं है, ये पर्यटन स्थल है, ये गंगा के तट पर है। गंगा के, ये गलत हो जाएगा। प्रदेश का प्रसिद्ध बेहटा पुल, ये जालौन में है और ये शारदा नहर सई नदी को पार करती है। बेहटा पुल ये जालौन में नहीं है, आपको ये रायबरेली में मिलेगा। रायबरेली में। तीसरा भी गलत हो गया, केवल एक सही है, डी ऑप्शन। ठीक है। बात समझ पा रहे हो? 76 के बाद आ जाओ 77 में। 77 में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1939, बी ऑप्शन। ये फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। जनगणना 2011 के आंकड़े के आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये ललितपुर होगा, ई ऑप्शन। 78 का ई, ललितपुर। 79 में क्या कह रहा है? ध्यान से देखो इसको। कह रहा है, मुझे बताओ, जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है? इनका नाम है अल्लादिया खान, याद कर लो। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक अल्लादिया खान। फिर क्वेश्चन नंबर 79 के बाद चलो 80 में। 80 में क्या कह रहा है? कह रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? सुहेली है, मोहना है, काली गंडक गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सही होगा। अच्छा, ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है लखीमपुर खीरी में है। यहाँ से 3 ईयर्स बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते तीनों
ईयर्स 3 नहीं बल्कि 4 ईयर लिख रहा हूँ मैं। इन चारों वर्षों को याद कर लो। 1958 1958 में क्या हुआ? 1977 1977 में क्या हुआ? 1988 1988 में क्या हुआ? और 1861 1861 में क्या हुआ? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, चारों ईयर्स आपको रटे होने चाहिए। 1958 में क्या हुआ? सबसे पहले मुझे बताओ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है, 1958। 1977 में क्या हुआ? अच्छा, ये जो दुधवा है इसे सोनीपुर अभयारण्य भी कहा जाता था। सोनीपुर अभयारण्य। ठीक है। 1977 में क्या हुआ? ये राष्ट्रीय उद्यान बना। राष्ट्रीय उद्यान बना। ये 4 ईयर्स रटे होने चाहिए, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। 1988 में क्या हुआ? ये टाइगर रिजर्व बना। टीआर मतलब टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व बना। और 1861 में क्या हुआ? 1861 में इसे आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया था। आरक्षित वन इसे घोषित किया गया। ठीक है। अच्छा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में एक सवाल और पूछा जाता है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में मानसून जब आता है तो 3 से लेकर 6 मीटर ऊंची ऊंची एलिफेंट घास उगती है। एलिफेंट घास यहाँ पर उगती है, तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखो। 4 फैक्ट्स आपको रटे होने चाहिए। ठीक। और आगे बढ़ो। 81 में आ जाओ। 81 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राहुल चौधरी को किस खेल के क्षेत्र में रेड मशीन और शोमैन कहा जाता है? ये कहा जाता है, कहाँ गया? कबड्डी। कबड्डी में। 81 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 82 देखो, कह रहा है मुझे बताओ तिगरी मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है अमरोहा में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 में क्या कह रहा है? सही सुमेलित करो और देख लो। अच्छा, ये कह रहा है सुमेलित विकल्प की पहचान करो। भारत कला भवन गोरखपुर में नहीं है, फिर कहाँ है? ये है वाराणसी में। जाट रेजिमेंट ये बरेली में है, ये बात सही है। जवाहर प्लानिटोरियम प्रतापगढ़ में नहीं है, तो फिर कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज में। डॉक्टर अंबेडकर पुलिस एकेडमी मेरठ में नहीं है, तो फिर कहाँ है? मुरादाबाद। मुरादाबाद, बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। 84 क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पांचवी पंचवर्षीय योजना के संबंध, एक मिनट, जस्ट वेट, इसको फिर से पढ़ो जरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पांचवी पंचवर्षीय योजना के संबंध में विज्ञान तकनीक की भूमिका एवं विकास पर कार्यशील समूह का गठन किया। ये गठन कब किया, ये पूछ रहा है आपसे। 1975 में या 72 में या 70 में या फिर 82 में? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होना चाहिए 1972 अक्टूबर में। ठीक है। सीधा सा सवाल अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञान एवं तकनीकी की भूमिका एवं विकास पर कार्यशील समूह का गठन कब किया है, तो बताओगे 1972। 85 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने देश स्तर का पहला रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ स्थापित किया था? एलकेओ। एलकेओ बोले तो लखनऊ में। ठीक। 85 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अब आ जाओ 86 से 86 को ध्यान से देखो। कह रहा है एस एस टी एच डी डी सॉलिड स्टेट ड्राइव और ये लिखा है हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में तेज डेटा एक्सेस प्रदान करता है। हाँ, ये बात सही है, एस डी डी तेज होता है। एस एस डी तेज होता है। एस एस डी फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एच डी डी यांत्रिक यानी मैकेनिकल पार्ट्स पर निर्भर करते हैं। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। डी ऑप्शन सही होना चाहिए। 86 का डी ऑप्शन। फिर आ जाओ 87 में, क्या कह रहा है? कह रहा है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ये क्या करता है? ये कुछ उपयोगकर्ताओं को सेवा तक पहुंचने से रोकता है, या फिर नेटवर्क में वर्म और वायरस को प्रवेश करने से रोकता है, या फिर कुछ फाइलों को एफटीपी के माध्यम से एक्सेस करने से रोकता है, या कुछ होस्ट को नेटवर्क तक पहुंचने से रोकता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 88। ध्यान से देखो, कैश मेमोरी के संदर्भ में गलत विकल्प कौन सा है? डेटा को स्थायी आधार पर कैश मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, क्या स्थायी आधार पर करते हैं? ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 88 गलत पूछ रहा है ना, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जब भी सिस्टम बंद होता है कैश मेमोरी में संग्रहित डेटा और निर्देश नष्ट हो जाते हैं, ये बात सही है। ये गलत है। कैश मेमोरी का डेटा एक्सेस टाइम का मुख्य मेमोरी में ज़्यादा होता है, या एक मिनट, कैश मेमोरी का डेटा एक्सेस जो टाइम होता है वो मुख्य मेमोरी में ज़्यादा होता है।
अ, इसको फिर से पढ़ो। कैश मेमोरी का डेटा एक्सेस टाइम का मुख्य मेमोरी में ज़्यादा होता है। यानी ये कह रहा है कि क्या कैश मेमोरी का जो डेटा एक्सेस टाइम होता है वो मुख्य मेमोरी से ज़्यादा होता है क्या? ये गलत होगा। 1 और 3 सही होने चाहिए। डी ऑप्शन 87 का, सॉरी 88 का डी, ठीक है? 1 और 3। 89 क्या कह रहा है? कथन और कारण। सबनेटिंग सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही है। सबनेटिंग नेटवर्क सेगमेंट को अलग-अलग करता है और ये अनधिकृत पहुंच को रोकने में मदद करता है। ये भी बात सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक। 90 में आ जाओ। 90 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ ये जो गटर शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? रफ काम के लिए नहीं, गटर ये मार्जिन छोड़ते हैं जब भी कभी बाइंडिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो सिलाई या फिर बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। तो ये लेफ्ट हैंड साइड या फिर आपको ये टॉप पर गटर मिलेगा। ठीक है। 91 क्या कह रहा है? डेटा संग्रहित या स्टोर करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किए गए रिमोट सर्वर का एक नेटवर्क, ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। बी ऑप्शन 91 का बी। 92 देखो ध्यान से। कह रहा है मुझे बताओ ब्लो फिश, ये किसका उदाहरण है? ये सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 92 का सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। 93 में आ जाओ। 93 में कह रहा है ग्रुप ए ग्रुप बी। फेसबुक, इसमें अबाउट या बायो फील्ड में 255 वर्णों तक की अनुमति होती है, ठीक है। इंस्टाग्राम में 150 वर्णों तक की अनुमति है, ठीक है। लिंक्डइन, इसमें बायो फील्ड में 3000 वर्णों तक की अनुमति है, ठीक है। ट्विटर, इसमें बायो फील्ड में 160 वर्णों तक की सीमा होती है, ये भी सही है। यानी कि इसमें सही हो जाएगा, जस्ट वेट, ये गलत होगा। ए बी सी और डी, बी ऑप्शन सही होना चाहिए 93 का, ठीक है। और आगे बढ़ें। 94 में आ जाओ। 94 में कह रहा है कि मुझे बताओ वो कौन सा कोड है जिसने दुनिया भर में टेक्स्ट फाइल का आदान प्रदान आसान बना दिया है? इसे कहते हैं यूनिकोड। बी ऑप्शन यूनिकोड। 95 देखो। अरे मुझे बताओ कौन है जो एक इंटरप्रेटेड उच्च स्तरीय और सामान्य उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है? इसे कहते हैं पाइथन। ध्यान रखो 95 का हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे बताओ पाइथन का विकास किसने किया है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये किसके द्वारा डिजाइन की गई है? तो बता दो, रोसुम के द्वारा। गुइडो वैन रोसुम, ए ऑप्शन। 97 क्या कह रहा है? 97 में कहा गया है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में ओडीबीसी, यहाँ पर ओ ओडीसी भी कभी कभी लिखा मिलता है तो कंफ्यूज मत होना। ओडीबीसी इसका फुल फॉर्म मुझे बता दो। ओडीबीसी को कहते हैं ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। डी ऑप्शन 97 का डी, ठीक है। 98 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुझे बताओ ये क्या है? एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गन होती हैं जो इलेक्ट्रॉन बीम का उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें फास्फोरेसेंट स्क्रीन पर छवियां यानी कि इमेजेस को प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर किया जाता है। ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीआरटी। बोले तो कैथोड रे ट्यूब। 98 का 98 का सही उत्तर हो जाना चाहिए ए ऑप्शन, है ना। 98 का ए, जस्ट वेट। 97 में क्या मैंने बताया था आपको? डी ऑप्शन, ठीक। और इससे पहले 96, इसमें भी हमने आपको बताया था ए ऑप्शन, ठीक है। 97 का हो जाएगा डी। 98 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अब आ जाओ 99 में। यहाँ पर कह रहा है एमएस एक्सेल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पॉइंटर एक सेल को बाएं दाएं ऊपर नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं है, आमतौर पर हम एरो कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये गलत होगा। कौन सा गलत है यही पूछ रहा है तो ये सही उत्तर हो जाएगा। सक्रिय सेल की पहचान करने के लिए एक डार्क बॉर्डर जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है इसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ ठीक है। एक सक्रिय सेल
एक सेल है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करता है। हाँ, ये भी बात सही है। प्रत्येक सेल में सेल के कॉलम और रो के द्वारा बना अद्वितीय सेल एड्रेस कहलाता है। हाँ, ये भी बात सही है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 99। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 100 में। कॉन्फ़िगरेशन सूचना यानी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला डेटाबेस क्या कहलाता है? ये डेटाबेस क्या कहलाता है? इसे कहते हैं आमतौर पर विंडो रजिस्ट्री। ठीक है? रजिस्ट्री हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा 100 का। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? तो खैर इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ये मॉक टेस्ट नंबर तीसरा है। ठीक है? चलिए आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।